नमस्कार दोस्तों। आपने क्राइम की कहानियां तो कई सुनी होंगी और आप ये भी जानते होंगे कि हर अपराधी को कोर्ट से जज द्वारा ही सजा सुनाई जाती है। लेकिन मैं आपको आज एक ऐसी वारदात के बारे में बताऊंगा जिसमें आरोपी कोई और नहीं बल्कि खुद एक जज ही था। क्या है ये पूरी कहानी और कौन था वो जज, क्यों दिया था उसने इस अपराध को अंजाम, जानने के लिए बने रहिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ। आगे बढ़ने से पहले लेकिन अभी तक आपने प्राइम टाइम ऑफिसर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करके लेटेस्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। ये हिंदुस्तान के असम राज्य की एक अनोखी अपराध की कहानी है। इसकी विशेषता का कारण ये है कि भारत या दुनिया में कहीं भी न्यायिक इतिहास में किसी न्यायाधीश को उसके द्वारा किए गए अपराध के कारण मौत की सजा दी गई है। उपेंद्र नाथ राजखोवा बचपन में पढ़ाई में अच्छे थे और उन्होंने कानून की पढ़ाई की थी। कई सालों तक वकालत करने के बाद उन्हें जज के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें असम में अलग अलग स्थानों पर न्यायाधीश के रूप में तैनात किया गया था और अपने कार्यकाल के अंतिम चरण के दौरान उन्हें साल 1969 में असम के दुबरी नामक स्थान पर जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में तैनात किया गया था। वो कुछ दिनों के लिए सर्किट हाउस में रहे थे। दुबरी में न्यायाधीश के लिए आवंटित आवास अभी तक उपलब्ध नहीं था। उनकी शादी को 30 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका था। उनके पास पहले से गुवाहाटी में एक घर था और उनकी पत्नी अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी। बड़ी बेटी की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी जबकि बाकी दोनों बेटियां अभी कॉलेज में थीं। उन्हें शहर के एक पॉश इलाके में सरकारी बंगला आवंटित किया गया था। उनका परिवार कभी कभी उनसे मिलने आता था। वो फरवरी 1970 को अपने पद से रिटायर होने वाले थे। उस साल उन्होंने अपने पूरे परिवार को सरस्वती पूजा मनाने के लिए दुबरी में अपने साथ छुट्टियां बिताने के लिए बुलाया। कुछ दिनों बाद उन्होंने अपनी 2 छोटी बेटियों को परीक्षा के लिए वापस गुवाहाटी भेज दिया। उनकी पत्नी और बड़ी बेटी उनके साथ ही रहीं। एक दिन जज ने अपने नौकरों को बुलाया और उनसे कहा कि वो उनके बंगले के शौचालय के ठीक बाहर मौजूद एक पेड़ की शाखाओं को काट दें, क्योंकि पेड़ की शाखाएं शौचालय की खिड़की को ढक रही थीं। नौकरों ने पेड़ की कुछ शाखाएं हटा दी। बाद में न्यायाधीश ने पूरे पेड़ को हटाने के लिए कहा। पूरे पेड़ को जड़ से काटने से शौचालय के ठीक पीछे एक बड़ा गहरा गड्ढा रह गया, जिसे बाद में न्यायाधीश के कहने पर और गहरा कर दिया गया। उन्होंने नौकरों से कहा कि उनकी इच्छा वहाँ एक फूल वाला पेड़ लगाने की है ताकि इस बंगले में आने वाले अगले जज उन्हें याद रख सकें। कुछ दिनों बाद उनकी पत्नी नौकरों को गड्ढा भरने का आदेश देती हैं। उस शाम गड्ढे को ढका हुआ देखकर जज चिढ़ गए और उन्होंने नौकरों से गड्ढे से सारा भराव हटाकर उसे खुला छोड़ने के लिए कह दिया। बंगले की रसोई के पीछे भी एक पेड़ था जिसकी शाखा रसोई की ओर बढ़ती जा रही थी। जज ने अपने नौकर से उस पेड़ को भी काटने के लिए कहा, जिसकी वजह से रसोई के पीछे एक बड़ा गड्ढा बन गया। जज ने अपने नौकर से कहा कि वे वहाँ भी एक फूल वाला पेड़ लगाना चाहते हैं। तो अब बंगले के अंदर 2 बड़े खुले गड्ढे मौजूद थे। जज अपने नौकरों और केयर टेकर को सरस्वती पूजा का आनंद लेने के लिए भेज देते हैं। वो अपने परिवार को बाजार ले गए और रात करीब 8 बजे वापस लौटे। उन्होंने बंगले में अलाव जलाया क्योंकि फरवरी एक ठंडा महीना होता है। अलाव और रात्रि भोज के बाद लगभग 10 बजे नौकर और देखभाल करने वाले बंगले के परिसर में स्थित अपने अपने क्वार्टर में चले गए। अगले दिन नौकर घर की दैनिक गतिविधियों के लिए आए, लेकिन जज की पत्नी और बड़ी बेटी नहीं मिली। पूछने पर जज ने बताया कि उनका एक रिश्तेदार बीमार है और उन्हें कल रात फोन पर सूचित किया गया था, इसलिए उनकी पत्नी और बड़ी बेटी सुबह ही रिश्तेदार के यहाँ चली गईं। उन्होंने विश्वास कर लिया और अपनी घरेलू गतिविधियों को अंजाम देने लगे। उस दिन उन्होंने देखा कि शौचालय के पीछे खोदा गया खुला गड्ढा अब मिट्टी से ढका हुआ है। उन्हें साइड पर कोई नया पेड़ भी नहीं लगा हुआ मिला। लगभग 15 दिनों बाद उन्होंने गुवाहाटी में अपनी 2 और बेटियों से दुबरी में उनके साथ आने के लिए कहा, क्योंकि वो छुट्टियों के लिए दार्जिलिंग की यात्रा की योजना बना रहे थे। बेटियां शुरू में आने को तैयार नहीं थी क्योंकि उनकी परीक्षा सिर्फ 1 महीने ही दूर थी, लेकिन अपने पिता के आग्रह पर वो दार्जिलिंग की छुट्टियों की यात्रा के लिए दुबरी आने के लिए सहमत हो गई। बेटियों ने भी अपनी माँ और बड़ी बहन के बारे में पूछताछ की, लेकिन उनके पिता ने उन्हें बताया कि वो अपने बीमार रिश्तेदारों की देखभाल के लिए एक रिश्तेदार के यहाँ गए हैं। दोनों छोटी बेटियाँ बस से गुवाहाटी से दुबरी पहुँचती हैं। जज अपनी सरकारी गाड़ी में बस स्टैंड से उन्हें लेने जाते हैं और उन्हें अपने बंगले पर ले आते हैं। उस दिन उन्होंने खाना खाया और सोने चले गए। नौकर अगले दिन पहुंचे और उन दोनों बेटियों को नहीं ढूंढ पाए जो पिछले दिन ही आई थीं। पूछताछ करने पर जज ने उन्हें बताया कि वो भी अपनी माँ और बड़ी बहन से मिलने के लिए सुबह सुबह रिश्तेदारों के यहाँ चली गईं। उन्होंने आगे उन्हें बताया कि वो भी जल्दी बीमार रिश्तेदारों से मिलने जाने वाले। नौकरों ने देखा कि रसोई के पीछे एक बड़ा खुला गड्ढा मिट्टी से भरा हुआ है और फिर वहाँ कोई फूल वाला पेड़ भी नहीं लगा। तो बंगले में 2 बड़े खुले गड्ढे थे। एक तब भर गया जब पत्नी और बड़ी बेटी चली गईं
और लगभग 2 हफ्ते बाद दूसरा बड़ा गड्ढा भी तब भर गया जब बाकी दोनों बेटियां चली गईं। अगले पूरे महीने जज अपनी सामान्य गतिविधियां करते हुए उसी बंगले में रहते रहे और अप्रैल 1970 में अपना आधिकारिक बंगला खाली कर दुबरी छोड़कर चले गए। इस बीच पड़ोसियों और दूसरे रिश्तेदारों ने उनके परिजन के बारे में पूछताछ की तो उन्होंने सभी को बताया कि उनका परिवार दिल्ली चला गया है और वो रिटायरमेंट के बाद दिल्ली में बसने की योजना बना रहे हैं। बाद में जून 1970 में एक अन्य जिला और सत्र न्यायाधीश को दुबरी में नियुक्त किया गया और उन्हें वही बंगला आवंटित किया जाता है। इसलिए नए जज अपने परिवार के साथ इसी बंगले में शिफ्ट हो जाते हैं। इसी बीच एक नौकर छुट्टियों में सिलीगुड़ी स्थित अपने घर चला जाता है। एक दिन अचानक उसकी मुलाकात उपेंद्र राजखोवा से हो जाती है। जज ने उसे बताया कि वो सिलीगुड़ी के एक होटल में सेवाएं में रह रहे हैं और नौकर से कहते हैं कि वो उनका ठिकाना किसी को न बताए। जज की पत्नी श्री शर्मा के भाई असम में एक बड़े पुलिस अधिकारी थे। उन्हें फरवरी से ही अपनी बहन और तीनों भतीजियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी। उन्होंने कई बार उनसे संपर्क करने की कोशिश की लेकिन बात नहीं हो पा रही। उन्होंने जज राजखोवा को फ़ोन किया जिन्होंने बताया कि उनका पूरा परिवार दिल्ली चला गया है और वो भी कुछ दिनों में दिल्ली चले जाएंगे। जब अपनी बहन से संपर्क करने के सभी साधन विफल हो गए तो श्री शर्मा दुबरी चले गए। वो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आवास पर गए और वर्तमान न्यायाधीश से कहा कि वो अपनी बहन से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। वो नौकरों से भी संपर्क करते हैं और उन्हें अपनी दुर्दशा के बारे में बताते हैं। नौकरों में से एक ने उन्हें कुछ महीने पहले सिलीगुड़ी में जज राजखोवा के साथ हुई मुलाकात के बारे में बताया और उसने ये भी बताया कि वो सिलीगुड़ी के एक होटल में रह रहे हैं। इससे श्री शर्मा को आश्चर्य हुआ कि जज सिलीगुड़ी में क्यों रह रहे हैं, जबकि उन्होंने उनसे कहा था कि वो दिल्ली जा रहे हैं और तुरंत सिलीगुड़ी के लिए रवाना होते हैं और स्थानीय पुलिस से भी संपर्क करते हैं और होटल सेवाएं पहुंचते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि पिछले कुछ महीनों से उपेंद्र राजखोवा उस होटल में रह रहे हैं। राजखोवा से उनके परिवार के बारे में पूछने पर उन्होंने पहले तो कहा कि वो दिल्ली में है लेकिन दिल्ली में सही जगह नहीं बता पाए। तब उनसे कहा कि उनका परिवार रिश्तेदार के यहाँ गया हुआ है लेकिन फिर भी वो रिश्तेदार के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सके। इस बिंदु पर पुलिस को शक होता है। जब जज से अधिक जानकारी मांगी जाती है तो वो बताते हैं कि फरवरी के उस दिन उनकी पत्नी वॉशरूम गई थी जहां उनका पैर फिसल गया और उनका सिर दीवार से टकरा गया और उनकी मौत हो गई। इस हादसे को देखकर उनकी बड़ी बेटी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने नींद की गोलियां का ओवरडोज खा लिया जिससे उसकी मौत हो गई। अन्य 2 बेटियों के बारे में पूछने पर जज ने बताया कि वो अपनी अन्य 2 बेटियों को इस हादसे के बारे में बताने के में सक्षम नहीं थे क्योंकि वो इस सदमे को सहन नहीं कर पाती। बाद में उन्होंने इस दुर्घटना के बारे में सूचित करने का फैसला किया। जिस दिन बेटियां आईं उस दिन शाम को वो उन्हें ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे एक अकेले सुनसान स्थान पर ले गए। जब उन्होंने अपनी बेटियों को इस हादसे के बारे में बताया तो वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाईं और दोनों ने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने उनसे मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा। वो सहमत भी हो गए लेकिन उन्होंने कुछ वक्त बाद का अनुरोध किया ताकि वो तरोताज़ा हो सकें। पुलिस उनके होटल के कमरे के दरवाजे पर इंतजार करती रही लेकिन राजखोवा कभी वॉशरूम से बाहर ही नहीं आए। पुलिस ने शौचालय का दरवाजा तोड़ा और पाया कि राजखोवा ने खुद पर चाकू से वार कर लिया था और गंभीर रूप से खून बह रहा था। पुलिस उन्हें तुरंत अस्पताल ले गई। राजखोवा ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। उन्हें पूरी तरह ठीक होने में 2 महीने लग गए। चाकू मारने के घाव से उबरने के बाद पुलिस ने उनके परिवार के बारे में सच्चाई जानने के लिए फिर से अपनी जांच शुरू की। काफी पूछताछ के बाद राजखोवा ने स्वीकार किया कि परिवार के साथ कोई हादसा नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी पत्नी और सभी बेटियों की हत्या की है। इस बयान से हर कोई हैरान था कि एक जज जो रिटायरमेंट के कगार पर था वो अपराधी कैसे बन सकता है और इस तरह का अपराध कैसे कर सकता है। पुलिस ने पीड़ितों के शव के बारे में पूछताछ की। राजखोवा ने बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी और बड़ी बेटी के शवों को शौचालय के पीछे बड़े गड्ढे में दफनाया था और उनकी 2 बेटियों को उसी बंगले में रसोई के पीछे गड्ढे में दफना दिया था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के बंगले में मौजूद गड्ढों को खोदने की अनुमति ली जाती है। पुलिस जब वॉशरूम के पीछे गड्ढे से 2 कंकाल और किचन के पीछे गड्ढे से 2 कंकाल बरामद करती है। राजखोवा को गड्ढे भरने में मदद करने वाले नौकरों में से एक को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस ने आरोप पत्र तैयार किया और अदालत में मुकदमे की अध्यक्षता के लिए एक विशेष अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया। एक पूर्व न्यायाधीश पर अब एक अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा रहा था। राजखोवा न्यायिक हिरासत में थे और दुबरी जेल में बंद थे। मुकदमा शुरू होने से एक दिन पहले राजखोवा ने फिर से आत्महत्या करने की कोशिश की लेकिन इस प्रक्रिया में वो असफल रहे और खुद को घायल कर लिया। ये मामला सर्कमस्टेंस एविडेंस पर आधारित था क्योंकि इसमें कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। अपराध का मकसद भी साफ नहीं था।
राजखोवा इस बारे में और कुछ भी बताने को तैयार नहीं। जज के एक बालिया बयान के साथ साथ उस नौकर का बयान जिसने उनकी मदद की थी उसके द्वारा बताए गए निर्देशित स्थानों से शवों की बरामदगी कर ली जाती, सभी को सबूत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन वो ये स्थापित करने में सक्षम नहीं थे कि लगभग 60 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति और उसकी 3 बड़ी शिक्षित बेटियों की शादी के लगभग 35 साल बाद इस अपराध के पीछे का क्या मकसद रहा होगा। वो इस बात से भी हैरान थे कि जज राजखोवा ने इस अपराध को करने के लिए रिटायरमेंट तक का इंतजार क्यों किया। 2 साल की कार्रवाई के बाद ट्रायल कोर्ट ने मौत की सजा का फैसला सुना दिया। बाद में राजखोवा ने गुवाहाटी हाई कोर्ट में अपील की। 1 साल की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने भी उनकी मौत की सजा बरकरार रखी। राजखोवा ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन 10 महीने की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी मौत की सजा बरकरार रखी। प्रत्येक निर्णय में मुख्य बिंदु ये था कि कोई न्यायाधीश ऐसा अपराध कैसे कर सकता है। राजखोवा ने भारत के राष्ट्रपति के पास दया याचिका भी दायर की। सभी अदालतों के फैसले को देखते हुए भारत के राष्ट्रपति ने भी मृत्युदंड के फैसले को बरकरार रखा। 14 फरवरी 1976 को जोरहाट के जेल में पूर्व न्यायाधीश श्री उपेंद्र नाथ राजखोवा को फांसी दे दी गई। इस बात पर प्रकाश डालने की जरूरत थी कि पूरी न्यायिक प्रक्रिया के दौरान राजखोवा ने कभी भी इस दिल दिलाने वाले कृत्य के पीछे के मकसद का खुलासा नहीं किया। एक अनौपचारिक संस्करण ये था कि जज राजखोवा की पत्नी का उनके ड्राइवर के साथ अफेयर था और वह ड्राइवर उनकी सभी बेटियों का पिता था। दोस्तों, जज राजखोवा के अपनी पत्नी और बेटियों को मारने के पीछे का मकसद चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन एक जज को फांसी देने का मामला पूरी दुनिया में अनोखा है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको एक लाइक करके अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दें और ऐसे अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अति मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।